लुक्स अगर अच्छे हो तो लोग आपको बार बार लुक करते हैं कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन अगर लुक्स अच्छे ना हो तो भी लोग लुक करते हैं गंदे कमेंट्स देने के लिए। इससे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या इंसान की फिजिकल ब्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है या मन की ब्यूटी की भी कोई वैल्यू है। इसका जवाब हमें डिज्नी की फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट में मिलता है, लेकिन डिज्नी ने ऑलमोस्ट सारी फेरी टेल्स की तरह इसको भी व्हाइट वॉश कर दिया है और सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स निकाल दिए हैं। बट फिकर नॉट, मैं मैथोलॉजी वाला आ गया हूँ आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट का ओरिजिनल वर्जन सुनाने, जो तन और मन की सुंदरता पे बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फेरी टेल के ओरिजिन्स बहुत 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 पुराने हैं। कुछ लोगों के हिसाब से तो 4000 इयर्स। ऑफ कोर्स वर्ड बाय वर्ड सेम स्टोरी नहीं मिलती, बट स्टिल सिमिलर थीम्स की स्टोरीज मिलती है अक्रॉस मैथोलॉजीज। इनफैक्ट कहा जाता है कि रोमन मैथोलॉजी की क्यूपिड और साइकी की स्टोरी का ब्यूटी एंड द बीस्ट की फेरी टेल पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उस स्टोरी में क्यूपिड इज गॉड ऑफ लव, जो साइकी से प्यार करते हैं। बट ये लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। इस स्टोरी में साइकी अपने लवर क्यूपिड के साथ नाइट तो स्पेंड करती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। अरे नहीं, साइकी साइको नहीं है, सच में वो उसे नहीं देख पाती थी। एंड इस चक्कर में उसे शक होने लगता है कि कहीं उसका लवर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। वैसे यहाँ शक करना बनता भी है। फिर एक दिन वो क्यूरियस होकर अपने जेलस बहनों की बातों में आकर चुपके से क्यूपिड का फेस देख लेती है। एंड वो फेस किसी मॉन्स्टर का नहीं बल्कि एक गॉड का होता है। बट सैडली क्यूपिड उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि शी वॉज नॉट सपोज टू सी हिज फेस। जेलस बहनों ने तो पार्टी करी होगी। एनीवेज, बड़े सारे टास्क और पापड़ बेलने के बाद वो क्यूपिड से मिल पाती है एंड उसके साथ एक गॉडली लाइफ जीती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये स्टोरी वर्ड बाय वर्ड ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी थीम्स हैं जो दोनों में कॉमन है। चलो, सबसे पुराना वर्जन तो सुन लिया, अब थोड़े स्केरी वर्जन भी सुन लेते हैं, जो पेरो की 1697 में पब्लिश हुई स्टोरी और 1740 में लिखी हुई गैब्रियल सुजान डी विलेनूव की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। वंस अपॉन अ टाइम एक वेल्दी मर्चेंट होता है जिसके 12 बच्चे होते हैं, 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। इतने बच्चे हैं भाई, ये ज्यादा दिन तक वेल्दी नहीं रहेगा। एंड ब्यूटी उसकी यंगेस्ट और सबसे सुंदर बेटी होती है। सोचो अगर वो सुंदर न होती तो ब्यूटी नाम कितना क्रेजी हो जाता। एनीवेज, एक दिन उनके वेल्दी पापा का बिजनेस ठप हो जाता है और उनका सब लुट जाता है। उसके बाद पापा जी पूरे परिवार समेत छोटे से घर में जाते हैं जो कि कंट्री साइड में होता है। वहाँ पे ऐशो आराम से बड़े हो रहे बच्चों को बड़ा सारा काम करना पड़ता है। हाय बेचारे बच्चे, सारे भाई बहन अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं सिवाय ब्यूटी के, जो इस मुश्किल टाइम में भी हैप्पीनेस खोज लेती है। जैसे कि वो स्पिनिंग व्हील पे काम करते हुए मस्त गाने गाती है और ये बात उसकी बहनों को बिल्कुल निभाती है। एनीवेज, एक साल बाद उनके पापा एक प्रॉमिसिंग बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं और जाते जाते एक अच्छे पापा की तरह अपने सारे बच्चों से पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या लाएं। अंकल, अभी तो बिजनेस ठप हुआ है, थोड़ा खर्चा कम करो। लेकिन पैसा सेव करने में ना ही ब्यूटी के पापा बिलीव करते हैं और ना ही ब्यूटी की बहनें, क्योंकि वो अपने पापा से महंगे महंगे गिफ्ट लाने को कहती हैं। पर ब्यूटी ऐसी शिटी हरकत नहीं करती, वो बस अपने पापा का सेफ रिटर्न मांगती है। पेरेंट संस्कार देख रहे हो। खैर, उसके पापा इंसिस्ट करते हैं कि वो कुछ मांगे एंड वो अपने लिए बस एक रोज मांगती है। कुछ सीखो ब्यूटी की बहनों। इसके बाद पापा जी का बिजनेस ट्रिप फेल हो जाता है, उनकी शिप्स डूब जाती हैं और उनकी रेल बन जाती है। पैसा खोने के बाद बेचारे खुद भी जंगल में खो जाते हैं। पर जंगल में भटकते भटकते वो एक बड़े से लाविश पैलेस तक पहुंच जाते हैं और बिना इनविटेशन उसके अंदर घुस जाते हैं। खैर, अंदर जाते ही वो पैलेस को बहुत ही सुंदर और खाली पाते हैं। अब अंकल, कब्जा करने का मत सोचना। फिर ब्यूटी के पापा देखते हैं कि टेबल पे तरह तरह का खाना सजा है। वो झट से डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। खाने पीने के बाद उन्हें आलस आता है और वो वहीं सो जाते हैं। ये अंकल ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे किसी और के घर में। सुबह फिर वो उठते हैं और चाय की जगह चॉकलेट खाते हैं। दांत खराब हो जाएंगे अंकल आपके। इसके बाद अंकल मिडिल क्लास अंकल की तरह किसी और के घर को अपना मानने लगते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर वो पैलेस गार्डन में एक सुंदर सा नेवर सीन बिफोर रोज देखते हैं और उसे तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो फूल तोड़ते हैं, एक खतरनाक अगली लुकिंग बीस्ट वहां आ जाता है। नहीं, वो फूल तोड़ने नहीं आया, अंकल को तोड़ने आया है, क्योंकि वो पैलेस का ओनर है। वो ब्यूटी के पापा को बातें सुनाता है और उन्हें ब्लेम करता है उसका स्पेशल रोज तोड़ने के लिए। कोई से बताओ कि अंकल ने उसका खाना भी खाया था रात में। बीस्ट अंकल से कहता है कि वो एक अच्छा होस्ट था, पर अंकल अच्छे गेस्ट नहीं है क्योंकि वो फूल चोर हैं। बीस्ट देन टेल्स हिम कि वो उन्हें पनिश करेगा एट इस पैलेस में, उन्हें इम्प्रिजन करके रखेगा। फिर अंकल उसे अपना दुखड़ा सुनाते हैं और बताते हैं कि वो ये फ्लावर्स अपनी बेटियों के लिए तोड़ रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू एक्ट एज अ स्वीट फादर। अब एक बीस्ट जो फूलों को लेकर इतना सेंटी है, पत्थर दिल तो नहीं हो सकता, इसलिए वो ब्यूटी के पापा के आगे कंडीशन रखता है। वो उन्हें कहता है कि वो इस पनिशमेंट से बच सकते हैं अगर उनकी जगह उनकी कोई बेटी पैलेस में इम्प्रिजन हो जाए, बट उसे विलिंगली रेडी होना पड़ेगा एंड अंकल को उसे सब सच बताना पड़ेगा। ही कांट शुगर कोट एनीथिंग। ये बीस्ट तो काफी मान वाला बंदा निकला, इससे ज्यादा चीट तो हम इंसान होते हैं। अब ब्यूटी के फादर का वहां रहने का ज्यादा कोई मन नहीं था,
इसलिए वो अपने घर जाते हैं अपनी बेटियों को इस डील के बारे में बताने के लिए। लेकिन जब वो घर वापस जा रहे होते हैं, बीस्ट उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता, वो उन्हें बहुत सारे गोल्ड के साथ भेजता है ताकि अगर फादर को वापस पैलेस में इम्प्रिजन होने आना पड़े तो फैमिली के पास इनफ हो टू सर्वाइव। भाई इस बीस्ट में एम्पैथी भर भर के भरी है, लेकिन डिज्नी का बीस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो गुस्से वाला और खतरनाक था। एनीवेज, ब्यूटी के पापा अपने घर जाके सबको बीस्ट के ऑफर के बारे में बताते हैं और उनकी बेटी ब्यूटी उन पे दया खा जाती है और उनकी जगह बीस्ट के साथ रहने को रेडी हो जाती है। अंकल की फूल सी बेटी नहीं चाहती कि उसके पापा एक फूल के लिए सफर करें। शर्म आनी चाहिए बाकी बच्चों को, नहीं, पर उन्हें कोई शर्म नहीं आती। क्या ही कर सकते हैं। ब्यूटी के भाई बीस्ट को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूटी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि उसके फादर ने उसको बीस्ट के गिफ्ट के बारे में बता दिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्यूटी लालची है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी सेल्फिश नहीं है, क्योंकि वो बीस्ट के गिफ्ट अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए चाहती है ताकि वो आराम से रह सके। इसके बाद ब्यूटी जब बीस्ट के पास जा रही होती है तब थोड़ी इमोशनल होती है, लेकिन उसकी बहनें एकदम ही इमोशनलेस होती हैं। वो आंखों में आंसू लाने के लिए आंखों में प्यास मलती हैं। ब्यूटी अपनी बहनों को जरा बहन वाली गाली देना। एनीवेज, ब्यूटी जब बीस्ट के पैलेस के पास पहुंचती है तब वो उसका वेलकम वुल्फ लाइक क्रैश से करता है। स्केरी ना, पर डरो मत, मजाक कर रहा हूँ। बीस्ट उसका वेलकम जोरों शोरों से पटाखों शटाकों से करता है। बीस्ट के साथ रहना लगता है इतना बुरा नहीं है। एनीवेज, उस दिन जब ब्यूटी बीस्ट के पैलेस में सोती है तब एक डिवाइन लेडी उसके सपनों में आती है और कहती है कि उसका सैक्रिफाइस उसे रिवॉर्ड दिलवाएगा। ब्यूटी के सपनों में लड़की आ रही है। समथिंग फिशी क्या। कुछ टाइम बाद ब्यूटी पैलेस में एडजस्ट कर जाती है और उसकी करता धरता बन जाती है। डिज्नी की फिल्म में उसे पैलेस के एक पार्ट में जाना मना होता है, लेकिन फेरी टेल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पूरा पैलेस ही उसके हिसाब से चलता है। इतना ही नहीं, उसे एक मैजिकल बुक भी मिलती है जिसमें वो अपनी कोई भी विश लिख सकती है जो उसी टाइम पूरी हो जाती है। जैसे एक दिन वो अपने पापा को देखना चाहती थी तो उसी टाइम एक मैजिक मिरर अपीयर हो जाता है जिसमें शी कैन सी हर फादर। शुक्र है ब्यूटी ने मिरर से ये नहीं पूछा कि मिरर मिरर ऑन द वॉल टेल मी हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। इतना ही नहीं, हर रोज उसके एंटरटेनमेंट के लिए एक कॉन्सर्ट भी पेश होता था बाय इनविजिबल म्यूजिशियंस। वैसे इस टाइप के कॉन्सर्ट में मैं तो डर जाता। इसके बाद वो घंटों घंटों बीस्ट के साथ हार्ट टू हार्ट बात करती थी, जिससे उसे पता लगा कि हमारा बीस्ट हार्टलेस नहीं है। अब बीस्ट के साथ वही होता है जो लड़के के साथ होता है। अगर लड़की उससे हंस के बात कर ले तो मिस्टर बीस्ट उससे प्यार में पड़ जाता है और बार बार शादी करने को कहता है। और कुछ वर्जन ऑफ द स्टोरी में तो ब्यूटी के साथ रात बिताने को कहता है। गलत मतलब को ले रहे हो। मे बी बीस्ट जी को अकेले सोने में डर लगता हो। ब्यूटी उसके ऑफर ठुकराने में पहले डरती है। वैसे कॉर्पोरेट में भी तो ऐसा ही होता है जब मेन इन पावर वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, बट बीस्ट कॉर्पोरेट से बेटर है क्योंकि ब्यूटी को डरा हुआ देखकर वो उसे एश्योर करता है कि वो हमेशा सेफ रहेगी चाहे वो हाँ कहे या ना। बीस्ट भाई तो लड़कियों का ड्रीम मैन निकल रहा है, लेकिन ब्यूटी के ड्रीम में तो कोई और प्रिंस आ रहा है। हाँ, रोज एक हैंडसम प्रिंस ब्यूटी के ड्रीम में आता है और उसे कहता है कि लुक से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। बात तो करेक्ट बोल गया बंदा वैसे। एनीवेज, एक दिन वो मैजिक मिरर में अपने पापा को देखती है और रियलाइज करती है कि वो बहुत बीमार हैं और उसे मिस कर रहे हैं। तब वो बीस्ट से रिक्वेस्ट करती है 1 वीक के लिए अपने घर जाने की, लेकिन बीस्ट साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ब्यूटी तुम इन 4 दीवारों के बाहर नहीं जा सकती हो। जस्ट किडिंग। वो थोड़ा सेंटी होता है और कहता है कि तुम्हारी याद में मैं मर सकता हूँ, लेकिन ब्यूटी फिर भी तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी में है। ये बीस्ट भी फिल्मी है। इसके बाद बीस्ट मैजिक रिंग यूज करके झट से ब्यूटी को उसके घर पहुंचा देता है और साथ ही उसे डब्बे भर भर के हीरे मोती भी देता है। ये देखकर ब्यूटी खुश हो जाती है और इन डब्बों को अपनी बहनों के साथ शेयर करने का सोचती है। पर जैसी वो ये सोचती है सारे हीरे मोती गायब हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ ब्यूटी के लिए थे, उसकी बहनों के लिए नहीं। ब्यूटी की सिस्टर्स को ये बात पता चल जाती है और वो उससे और जेलस हो जाती हैं। अब वो चाहती है कि बीस्ट मर जाए, इसलिए वो प्लान करती हैं ताकि ब्यूटी बीस्ट के पास वापस ना जाए। वो उसे इतने प्यार और केयर से रखती हैं जिससे वो बीस्ट को भूल जाए। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ब्यूटी को अपनी बहनों से इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वो उस प्यार में खो जाती है। और ऐसे ही 1 वीक की जगह 10 दिन निकल जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन तड़पता हुआ बीस्ट उसके सपनों में आता है। वो पैलेस के फ्लोर पर गिरा होता है और उसकी याद में मरने वाला होता है। ब्यूटी को बीस्ट के लिए बहुत ही बुरा लगता है और तब वो रियलाइज करती है कि वो भी बीस्ट को चाहती है मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। उसी टाइम वो बीस्ट की दी हुई मैजिकल रिंग यूज करती है और 1 सेकंड में बीस्ट के पैलेस में वापस पहुंच जाती है। पहुंचते ही वो अपनी बेस्ट ड्रेस पहन लेती है और डिनर पे बीस्ट का वेट करती है जहां वो यूजुअली मिला करते थे। वैसे तो वो बीस्ट को सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन खुद सरप्राइज हो जाती है क्योंकि बीस्ट वहां नहीं आता और उसे लगता है कि बीस्ट रेस्ट इन पीस कर रहा है, यानी मर गया है। ये ख्याल आते ही वो सहम जाती है
और पैलेस में बीस्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर कुछ टाइम बाद वो बीस्ट को पैलेस के कोने में अधमरी हालत में पाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था। ब्यूटी किसी तरह पानी वानी डाल के बीस्ट को रिवाइव करती है और बीस्ट उसे फुल बॉलीवुड स्टाइल में कहता है, ब्यूटी तुमने आने में इतनी देर कर दी, मैं इधर मरे जा रहा था। फिर वो ब्यूटी को बताता है कि वो खुद को स्टॉप कर रहा था क्योंकि उसे लगा ब्यूटी उसके पास वापस नहीं आएगी एंड अब वो नेक्स्ट वर्ल्ड में हैप्पीली जा सकता है क्योंकि उसने ब्यूटी को देख लिया है। ब्यूटी तब हाय तौबा मचाती है और इमोशनल होकर बीच से कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। सही क्या ब्यूटी, प्यार किया तो डरना क्या। एनीवेज ब्यूटी के ये कहते ही पैलेस के बाहर फायरवर्क्स होने लगते हैं और अंदर म्यूजिक बजने लगता है और फिर ब्यूटी नोटिस करती है कि उसका बीस्ट एक प्रिंस चार्मिंग में बदल गया है। हाँ, वही प्रिंस जो ब्यूटी के सपनों में आया था। वाह, ब्यूटी की तो पार्टी हो गई। इसके बाद प्रिंस उसे बताता है कि एक विकेट फेरी ने उसे बीस्ट बनने का कर्ज दिया था एंड वो तभी खत्म होता जब एक ब्यूटीफुल लड़की उससे शादी करने को रेडी होती एंड ब्यूटी वही ब्यूटीफुल लड़की है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। एनीवेज वो ब्यूटी को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है जो गंदी फेरी ने रखे थे। ही टेल्स हर दैट कि वो बीस्ट फॉर्म में किसी को भी कर्ज के बारे में नहीं बता सकता था और सिर्फ गुड हार्ट से ब्यूटी का दिल जीत सकता था। बीस्ट शक्ल से ही नहीं अकल से भी स्मार्ट निकला। वैसे डिज्नी की फिल्म में एकदम उल्टा था, वहाँ बीस्ट अनकाइंड था और फेरी गुड हार्टेड और वहाँ फेरी उसे सही पनिश करती है क्योंकि ही वाज एक्टिंग लाइक अ बिगड़ा हुआ ब्रैट। एनीवेज प्रिंस जब ब्यूटी को अपनी पूरी हिस्ट्री बता देता है तब ब्यूटी नोटिस करती है कि एक अच्छी फेरी जो उसके ड्रीम्स में आई थी इस बार रियल में उसके सामने आती है, वो भी विद एंटायर फैमिली। ब्यूटी उन्हें देखकर फूल ही नहीं समाती पर फेरी उसकी बहनों के बारे में भी सब जानती थी और वो उन्हें पनिश करने के लिए स्टैचू बना देती है, वो भी द वन हु कैन थिंक, ताकि वो ब्यूटी को अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ हैप्पी देख सके। वैसे ये पनिशमेंट बिलो द बेल्ट थी नहीं। एनीवेज देखा आपने कैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट फेरी टेल में बीस्ट कितना काइंड और ह्यूमन है और कैसे ये स्टोरी हमें बियॉन्ड फिजिकल लुक्स देखने को कहती है। डिज्नी की फिल्म में भी ये पॉइंट बताया गया है बाय शोइंग कि कैसे ह्यूमंस बीस्ट से ज्यादा एग्रेसिव और चालाक हैं। वहाँ पे बीस्ट का चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमंस का नहीं। एनी विच वेज मुझे डिज्नी के बीस्ट से अच्छा फेरी टेल का बीस्ट लगा। आपको दोनों में से कौन सा बीस्ट पसंद है नीचे कॉमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना वरना आप बीस्ट बन जाओगे। बाय। लंबे घने स्ट्रॉन्ग बालों के लिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, इसका जवाब हमें रपंजल से अच्छा कौन दे सकता है। हाँ सही में फेरी टेल में उसके बाल एज अ रस्सी यूज किए जाते थे, अब इससे स्ट्रॉन्ग बाल किसी के क्या ही होंगे। वैसे डिज्नी की फिल्म टैंगल्ड में भी हमें रपंजल की स्टोरी का एक वर्जन मिलता है जो कि काफी स्वीट और मेलो है टोन में, लेकिन आज हम रपंजल की स्टोरी का स्केरी और क्रीपी वर्जन जानेंगे जो हमें ब्रदर्स ग्रिम से मिलता है। तो चलो बाल बना के स्टार्ट करते हैं। रपंजेल वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेरी टेल्स में से एक है जिसका ओरिजिन कई सालों पहले हुआ था एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टोरी चेंज होती गई। आपको सुन के हैरानी होगी कि स्टोरी के कुछ मोटिव्स हमें पर्शियन एपिक शाहनामा में मिलते हैं जिसे ऑलमोस्ट 1000 साल पहले फिरदौसी ने लिखा था। उसमें भी प्रिंसेस एक ऊंचे टावर में बंद होती है एंड अपने लवर को अपने पास उस टावर में बुलाने के लिए वो उसे अपने लंबे हेयर ऑफर करती है ताकि उसका लवर उसके बालों को एज अ रोप यूज करके ऊपर आ सके। भाई पुराने जमाने में लोग अपने बालों पे ऐसा क्या लगाते थे, लेकिन प्रिंस उसको ऑफर ठुकरा देता है। अरे ज्यादा ओवरथिंक मत करो, सिर्फ ऑफर ठुकराता है, प्यार नहीं। वो प्रिंसेस के हेयर को एज अ रोप यूज नहीं करता टावर में जाने के लिए बल्कि असली रोप का करता है। गुड कॉल। वैसे प्रिंस की जगह कोई भी समझदार बंदा होता तो यही करता। एनीवेज इसके बाद ये स्टोरी एकदम ही अलग टर्न ले लेती है बट स्टिल रपंजल की स्टोरी का सबसे फेमस एक्ट हमें स्टोरी में मिलता है। इसके बाद भी रपंजल की स्टोरी के कई सारे वर्जन हमें मिलते हैं लेकिन इनमें से सबसे फेमस और सबसे क्रीपी है ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन जिन्होंने ये स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम 1812 में पब्लिश की थी। और अब मैं आपको ब्रदर्स ग्रिम की ये ग्रिम स्टोरी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग कपल जो पुअर और चाइल्डलेस थे लेकिन वो डेस्परेटली बच्चा चाहते थे। अब बेचारे टैंगल्ड फिल्म की तरह अमीर राजा रानी होते तो IVF करवा लेते। एनीवेज वो एक छोटी सी कॉटेज में रहते हैं जिसके साइड में एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ पे रैम्पियन ग्रो करता था। वैसे ये रैम्पियन लेटेस की तरह ही है। पर्सनली आई डोंट थिंक मुझे ये पसंद आता लेकिन यंग वाइफ को ये बहुत पसंद था, इतना कि उसे इसकी क्रेविंग हुआ करती थी और इतनी क्रेविंग कि अगर वो उसे ना मिले तो वो कुछ भी कर सकती थी। वैसे ही लेटेस भी कोई क्रेव करने की चीज है। मैं तो कह रहा हूँ इसे इतनी क्रेविंग हो रही है लेटेस की तो कोई उसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिला दो। पर उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है और उसे शायद मैकडॉनल्ड्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए रैम्पियन लाने साथ वाले गार्डन में चला जाता है एंड छुपके से उसके लिए रैम्पियन ले भी आता है। ये हस्बैंड तो चोर निकला। खैर एक बार रैम्पियन खाने के बाद वाइफ का मन नहीं भरता
बल्कि उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ, इस बंदी का टेस्ट सही नहीं है। पर हस्बैंड अपनी वाइफ के प्यार में अंधा था, इसलिए वो बार बार साथ वाले गार्डन में रैम्पियन लेने जाता था, विदाउट रियलाइजिंग कि उस गार्डन का ओनर कोई अंधा नहीं है, बल्कि एक विच यानी चुड़ैल है। वो विच जिसका नाम गौथल है, हस्बैंड को चोरी करते हुए पकड़ लेती है और हस्बैंड के माथे पे लेटेस्ट चोर लिखने वाली होती है एंड फिर उसकी वाइफ से चोरी का हिसाब चुकता करने जाने वाली होती है। लेकिन टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, हस्बैंड चुड़ैल से डील करता है। ये चुड़ैलें भी बिजनेस करने लगी हैं क्या? अब डील तो सुन लो। डील ये है कि कपल विच को अपना पहला बच्चा देगा जब भी वो पैदा होगा। लेटेस्ट के बदले बच्चा। लगता है चुड़ैल ने IIM से MBA किया है। वैसे अपने एंड पे तो हस्बैंड बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रहा था, थिंकिंग के वो कब से बेबी का ट्राई कर रहे हैं एंड अब तक बेबी नहीं हुआ एंड मोस्टली आगे जाकर भी नहीं होगा। एंड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ भर विच के गार्डन से रैम्पियन खाते रहेंगे। पता नहीं इसे क्यों लगा कि चुड़ैल को बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि कुछ टाइम बाद द कपल गेट्स प्रेग्नेंट एंड अ स्वीट लिटिल बेबी गर्ल इज बोर्न टू देम। हस्बैंड अपनी खुशी में चुड़ैल से की हुई डील को भूल जाता है जब तक वो चुड़ैल उसके दरवाजे पे नॉक नॉक नहीं करती। उसके बाद हस्बैंड बिना अपनी वाइफ को कंसल्ट किए अपनी बेटी विच को दे देता है। आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में किसी ने भी लेटेस्ट की इतनी बड़ी कीमत दी होगी। एनीवेज, वो बच्चा चोर विच बेबी गर्ल का नाम रपंजल रखती है, जो लेटेस्ट जैसे प्लांट रैम्पियन का दूसरा नाम है। 12 इयर्स तक तो वो उसे नॉर्मली पालती है, लेकिन उसके बाद वो उसे जंगल में एक बड़े से टावर में बंद कर देती है। पता है, इस टावर का कोई स्टेयरकेस भी नहीं होता। क्या क्या कह रहे हो? लिफ्ट तो होगी? नहीं, वो भी नहीं है। बेसिकली इस टावर में कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। बेचारी बच्ची वो बाहर की दुनिया को सिर्फ एक टावर की विंडो से देख पाती है और टावर में अकेले दुनिया से दूर बड़ी होती है, लेकिन उसके बाल उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं एंड इवेंचुअली वो उस ऊंचे टावर की हाइट से भी लंबे हो जाते हैं। क्या लगता है बाल धोने में शैम्पू की कितनी बोतल लगती होंगी? एनीवेज, रोज विच रपंजल से मिलने और खाना देने टावर पे आती है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों वो मैजिकली उड़ के टावर में एंट्री नहीं लेती। शायद थोड़ा कार्डियो करना चाहती होगी। तभी वो टावर के नीचे पहुंचकर रपंजल को आवाज लगाती है ये कहकर, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर सो दैट आई मे क्लाइंब द गोल्डन स्टेयर। और रपंजल उसे ऊपर चढ़ने के लिए अपने लंबे घने बाल ऑफर करती है। वैसे और बेचारी करती भी क्या, उसे भूख भी लगती है और वो चुड़ैल पे ट्रस्ट भी करती है। मेरा तो मानना है कि चुड़ैलें भरोसे लायक नहीं होती। आपको क्या मानना है? एनीवेज, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रपंजल टावर में बैठ के नेचर को देखकर गाने गाती है, पंकज उधास की गजल टाइप्स। लेकिन 1-2 साल बाद एक प्रिंस को लेडी गागा जैसी रपंजल की आवाज सुनाई देती है एंड वो आवाज का पीछा करते करते उस टावर तक पहुंच जाता है जहां रपंजल बंद थी। आ गया प्रिंस चार्मिंग प्रिंसेस का। अरे नहीं नहीं, सॉरी, ओरिजिनल स्टोरी में रपंजल प्रिंसेस थी नहीं। एनीवेज, प्रिंस को ढूंढने पर भी टावर में एंट्री का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कोई रास्ता होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो बार बार वहां आता रहता है रपंजल की आवाज सुनने के लिए। इसमें थोड़े स्टॉकर वाइब्स नहीं है? एनीवेज, इसके बाद वो एक दिन उस विच को रपंजल को बुलाते हुए देख लेता है एंड साथ ही ये भी देखता है कि रपंजल के लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर रोप का काम करते हैं। मैं होता तो ये सिस्टम देखकर जरा घबरा जाता, लेकिन हमारा प्रिंस नहीं घबराता, बल्कि वो रात में रपंजल को विच की आवाज में आवाज लगाता है, सेइंग रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर सो दैट आई मे क्लाइंब द गोल्डन स्टेयर। लेकिन आई डोंट नो व्हाई रपंजल को शक नहीं हुआ, क्योंकि विच तो उसे हमेशा दिन में विजिट करती थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना लाइक ऑलवेज वो अपने हेयर विंडो से नीचे थ्रो करती है टू हेल्प हर क्लाइंब द टावर। शायद उसे लग रहा होगा कि आज की रात मजे से कट जाएगी, क्योंकि विच और वो मिलकर गॉसिप करेंगे। लेकिन जब विच की जगह वो प्रिंस ऊपर पहुंचता है तो उसे देखकर रपंजल डर जाती है। आई एम होपिंग प्रिंस चुड़ैल से ज्यादा सुंदर होगा। फिर प्रिंस ट्राइज टू काम हर एंड उसे बताता है कि पहले तो वो सिर्फ उसकी आवाज से प्यार करता था, लेकिन रपंजल को देखने के बाद वो उससे भी प्यार करने लगा है। और तो और वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है। मना कर दिया रपंजल, ये बंदा थोड़ा वियर्ड है और तुम भी बस 13 इयर्स की हो। लेकिन टीनेजर्स बात कहाँ ही सुनते हैं, इसलिए रपंजल भी नहीं सुनती। वो यंग और हैंडसम प्रिंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, थिंकिंग के यही मेरा जीवन साथी है। वैसे मैडम इसे 5 मिनट पहले तक जानती भी नहीं थी। खैर, इसके बाद दोनों थोड़ा लवी डवी करते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना, नहीं ये कल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं। फिर प्रिंस रपंजल को उसके साथ भागने को कहता है, लेकिन रपंजल टेल्स हिम कि उसे टावर से निकलना नहीं आता। देन शी टेल्स हिम टू ब्रिंग सम सिल्क क्लॉथ, ताकि वो उसे वीव कर रोप टाइप कुछ बना सके नीचे उतरने के लिए। इलॉजिकल फेरीटेल लॉजिक है ये, इससे अच्छा सीधा रस्सी मंगवा लेती। इसके बाद डेली रात को रपंजल और प्रिंस मिलते थे और साथ में प्यार और सिल्क की रोप वीव करते थे। लेकिन कोई भी लव स्टोरी सिल्क जितनी स्मूथ थोड़ी होती है। एक दिन जब विच रपंजल के हेयर पकड़कर टावर क्लाइंब कर रही होती है,
तब रपंजेल कैजुअली कमेंट कर देती है, आप लिफ्ट करने में कितने हेवी हो और वो प्रिंस कितना हल्का है। ये सुनकर विच गुस्से से लाल हो जाती है, और कोई भी हो जाएगा किसी के वेट पे ऐसा कमेंट करोगे तो। एंड उसके बाद वो और गुस्सा हो जाती है जब वो रियलाइज करती है कि रपंजेल से मिलने कोई बॉय आता है टावर में, और वो दुनिया से रपंजेल को नहीं बचा पाई। इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो रपंजेल के लंबे घने और स्ट्रॉन्ग बाल काट देती है। इतना ही नहीं, वो रपंजेल को फोर्स करती है कि वो अपने कटे हुए बालों को एज अ रोप यूज करे और टावर से नीचे उतरे। एंड इसके बाद वो रपंजेल को डेजर्ट में फेंक आती है सड़ने के लिए। ये चुड़ैल चुड़ैलों की चुड़ैल है। फिर उस रात रोज की तरह प्रिंस वहां आता है एंड रपंजेल के हेयर को एज अ रोप यूज करके टावर में चढ़ जाता है। पर जब वो टावर के अंदर पहुंचता है तब ये देखकर हैरान हो जाता है कि रपंजेल के बाल कटे हुए हैं और वॉल से बंधे हुए हैं। लेकिन उसकी हैरानी डर में बदल जाती है जब वो विच गॉथल को वहां देखता है। वो प्रिंस को बताती है कि उसने रपंजेल के साथ क्या किया है। एंड फिर वो प्रिंस को ऐसा स्केरी लुक देती है कि वो डर और दुख के मारे टावर से कूद जाता है। काफी ब्रेव निकला है प्रिंस तो, सरकाज़म है। बट सैडली जब वो टावर से नीचे गिरता है तभी लूजेस हिज आईज, क्योंकि वो पॉइंटेड प्लांट्स पे लैंड करता है। आउच। इसके बाद वो कई साल जंगल और डेजर्ट में आवारा की तरह घूम घूम कर और पियक्कड़ आशिक की तरह सैड सॉन्ग्स गा गा कर बिताता है। पता नहीं उसके किंग फादर ने उसे क्यों नहीं ढूंढा, शायद बिगड़ा हुआ प्रिंस होगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो रियल लाइफ में तो नहीं होता लेकिन फेरी टेल्स में होता है। उसे एक जानी मानी आवाज सुनाई पड़ती है। गेस करो वो आवाज किसकी थी? हाँ, विच गॉथल की। मजाक कर रहा हूँ, वो आवाज रपंजेल की थी। एंड बेचारा ब्लाइंड प्रिंस उस आवाज का पीछा करते करते रपंजेल तक पहुंच जाता है। बट ट्विस्ट ये है कि वहां पे रपंजेल अकेली नहीं होती बल्कि अपने ट्विन बेबीज के साथ होती है, जिन्हें उसने तब कंसीव किया होता है जब वो प्रिंस के साथ सिल्क रोप बना रही होती है। वैसे मेरा क्वेश्चन है, एक टीनेजर खुद को तो संभाल नहीं सकता, ये ट्विंस को पैदा करके कैसे संभालेगा? एनीवेज, जब रपंजेल अपने सामने ब्लाइंड और दुखों के मारे प्रिंस को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो उससे मिलने पर खुश होए या उसकी हालत देखकर दुखी। बट इससे पहले वो कुछ डिसाइड करे, प्रिंस उसकी तरफ आते आते गिर जाता है एंड वो ये देखकर दुखी होकर रोते रोते उसके पास जाती है। वो उसका सर अपनी लैप में लेती है टू कंफर्ट हिम एंड तब उसके आंसू के कुछ ड्रॉप्स प्रिंस की आंखों में गिर जाते हैं, जस्ट लाइक आई ड्रॉप्स, और मैजिकली प्रिंस की विजन वापस आ जाती है। ये वैसे कोई आई हॉस्पिटल में जाके ये ट्रिक बता दो। इसके बाद रपंजेल, प्रिंस और उनके बच्चे प्रिंस के किंगडम में जाते हैं जहाँ पे उनका जोरों शोरों से वेलकम होता है एंड जहाँ वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब भी वही है, किंग को अगर अपने बेटे से इतना लगाव था तो उसने उसे ढूंढने के लिए सर्च पार्टी क्यों नहीं भेजी? बट ठीक है, मुझे क्या करना, बाप बेटा अपने आप निपटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी में रपंजेल के पेरेंट्स और विच का क्या हुआ। सच बोलूं तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि स्टोरी के एंड में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि विच ग्लॉथ एक्चुअली केयर्ड फॉर रपंजेल, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी एंड उसे पूरी दुनिया से बचाना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी केयर कम घुटन ज्यादा बन जाती है, और स्टोरी में ये दिखाने की कोशिश भी की गई है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि रपंजेल की स्टोरी सेंट बारबरा से इंस्पायर्ड है, हु वाज द 3rd सेंचुरी सेंट। इट इज बिलीव्ड दैट कि वो इतनी सुंदर थी कि उनके पापा, हु वाज अ रिच रोमन, लॉक्ड हर इन अ टावर टू हाइड हर फ्रॉम द वर्ल्ड, ताकि वो उन्हें फालतू की अटेंशन से बचा सके। ये तो टॉक्सिक बिहेवियर है। एनीवेज, ये बात हर जगह फैल जाती है एंड बारबरा की ब्यूटी टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। लेकिन बारबरा वाज अनबॉदर्ड क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशन में थी गॉड के साथ, सैडली फॉर हर रोमन फादर, क्रिश्चियन गॉड के साथ। ये बात उनके फादर से सहन नहीं होती एंड वो उन्हें मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो गॉड की हेल्प से उस टावर से भाग जाती हैं एंड कुछ टाइम जंगल में बिताती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती हैं एंड हर फादर किल्स हर। लेकिन जैसे ही हर फादर किल्स हर, थंडर फादर के सर पे गिर जाती है एंड ही डाइज। ऑफ कोर्स इस स्टोरी की थीम एकदम अलग है, बट स्टिल कुछ मोटिव्स कितने सिमिलर है ना। एंड स्कॉलर्स का मानना है रपंजेल की स्टोरी ने बहुत सारे मोटिव्स यहीं से पिक किए हैं। तो दोस्तों, ये थी रपंजेल की स्केरी और क्रीपी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना विच आपको टावर में बंद कर देगी। बाय। कितना हेट मिल रहा है यार इस मूवी को। अरे ये डिज्नी की नई लाइव एक्शन रीमेक ऑफ स्नो वाइट। लोग बोल रहे हैं इन्होंने डिज्नी के ओरिजिनल 1937 वाली स्नो वाइट फिल्म की लेगेसी खराब कर दी है ऑल। लेकिन भाई इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, एक फिल्म ही तो है। माना एकदम बकवास है, ओरिजिनल सोर्स से कोसों दूर है, बट रिलैक्स, फिल्म ही तो है। अब स्नो वाइट पे इतनी बात चली रही है तो मैंने सोचा मैं मैथोलॉजी वाला आपको स्नो वाइट की ओरिजिनल फोकलोर बताऊं,
जो कि काफी डार्क है। पर पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही फोकलोर्स पे बात करते रहें। कर दिया? तो चलिए स्नो वाइट की डार्क स्टोरी जानते हैं। स्नो वाइट की रिटर्न स्टोरी हमें सबसे पहले जर्मनी में मिलती है इन 1812। इसे ब्रदर्स ग्रिम ने कलेक्ट किया था और बच्चों की बुक में पब्लिश किया था। बट धीरे धीरे वो स्नो वाइट की स्टोरी को टोन डाउन करते हैं बिकॉज उन्हें इनिशियल वर्जन काफी डार्क लगा। एंड फाइनली 1857 में जो वर्जन पब्लिश होता है, डिज्नी उसे अपनी 1937 वाली एनिमेटेड मूवी में यूज करता है, ऑफ कोर्स विद क्वाइट अ फ्यू चेंजेस। स्नो वाइट की रिटेलिंग्स में प्रिंसेस, स्टेप मदर, ड्वार्फ्स, मैजिक मिरर सब कॉमन थीम्स हैं। बट कुछ रिटेलिंग्स ऐसी भी हैं जिनमें एकदम ही अलग थीम्स हैं। जैसे एक में स्नो वाइट ड्वार्फ्स की जगह रॉबर्ट से हेल्प मांगती है, तो एक में 13 कैट से। इनफैक्ट एक रिटेलिंग में तो वो इवल क्वीन से बचने के लिए मून पे जाके छुप जाती है। यार इन स्टोरीज को इवॉल्व होते देखना मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। आपको कैसा लगता है? चलो अब मैं आपको स्नो वाइट की ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ। वैसे ओरिजिनल वर्जन में कोई स्टेप मदर थी ही नहीं, सारी करतूतें स्नो वाइट की सगी माँ करती है। आप समझे डार्क? वंस अपॉन अ टाइम एक ब्यूटीफुल क्वीन विंडो से स्नोफॉल देख रही होती हैं और साथ ही कुछ स्यू कर रही होती हैं। तभी नीडल उनकी फिंगर प्रिक कर देती है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फॉल्स ऑन द स्नो। वैसे नॉर्मल बंदा तो फर्स्ट एड के लिए भागता, लेकिन क्वीन को ये रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगा। तब वो एक डॉटर के लिए विश करती है जिसकी स्किन स्नो सी व्हाइट हो और लिप्स ब्लड जितने रेड। रानी साहिबा ने गलत विश मांग ली है वैसे, बट क्वीन की विश पूरी हो जाती है एंड शी गिव्स बर्थ टू अ प्यारी सी डॉटर जिसे वो स्नो वाइट बुलाती हैं। धीरे धीरे वो गर्ल 7 इयर्स की हो जाती है एंड पैलेस में सबकी फेवरेट बन जाती है बिकॉज वो सिर्फ फेस से ही नहीं बल्कि हार्ट से भी ब्यूटीफुल है। एंड ये सब देख के उसकी मम्मी के मन में जेलसी की भावना आने लगती है, बट अब तक तो तब भी ठीक था। ब्यूटीफुल क्वीन के पास एक मैजिकल मिरर था जो उनकी ईगो मसाज करता था। एक दिन वो मिरर से पूछती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इन दिस लैंड इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। एंड टू हर सरप्राइज उनका मिरर उन्हें ये जवाब देता है, यू माई क्वीन आर फेयर, इट इज ट्रू, बट स्नो वाइट इज 1000 टाइम्स फेयरर देन यू। गंदा बोल दिया मिरर ने। बस अब क्वीन की ईगो हर्ट होनी थी। उनकी स्नो वाइट से जेलसी नफरत में बदल गई। अब हमें पता चलेगा माँ अगर जान दे सकती है तो ले भी सकती है। द इनसिक्योर क्वीन ऑर्डर्स अ हंट्समैन, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक किलर को सुपारी देती है टू मर्डर अपनी खुद की 7 ईयर ओल्ड बेटी स्नो वाइट। इतना ही नहीं, वो उसे ऑर्डर देती है कि स्नो वाइट को मारने के बाद वो उसका लिवर और लंग्स क्वीन के पास वापस लाए ताकि वो नमक मसाला डालकर उसे खा सके। अब आप समझे स्नो वाइट की खुद की मम्मी को आगे के वर्जन्स में स्टेप मदर क्यों बना दिया था। अगर ना बनाते तो लोगों का मां से विश्वास उठ जाता। हंट्समैन स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले जाता है, बट वो इतनी काइंड हार्टेड है कि वो उसे मार नहीं पाता है एंड टेल्स हर टू रन अवे जहां उसकी मम्मी उसे ढूंढ ना पाए। स्नो वाइट वहां से भाग जाती है और हंट्समैन एक बोर को हंट करता है एंड उसका लिवर और लंग्स निकालकर क्वीन के पास ले जाता है एंड क्वीन मस्त उसे खा भी लेती है। शायद खुशी के मारे बेटी और बोर में फर्क नहीं समझ आया होगा। एनीवेज, लिटिल स्नो वाइट को जंगल में एक छोटा सा घर दिखता है। शी एंटर्स इट एंड नोटिस करती है कि वहां पे सब कुछ बहुत छोटा छोटा है, बी इट बेड्स, प्लेट्स या स्पून्स। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। वहां पे थोड़ा सा फूड पड़ा होता है जिसे वो खा लेती है एंड वहीं पे सो जाती है। अब स्टोरी में एंट्री होती है सबके प्यारे और फेवरेट 7 ड्वार्फ्स की। ओरिजिनल स्टोरी में दे आर क्यूट एंड नाइस, बट उनमें से किसी का नाम नहीं बताया गया। दे आर ऑलवेज रेफर्ड टू एज अ ग्रुप, अनलाइक डिज्नी फिल्म्स जिसमें हर ड्वार्फ का एक अलग नाम और पर्सनालिटी है। वापस स्टोरी पे आते हैं। ड्वार्फ सी स्नो वाइट पीसफुली स्लीपिंग इन देयर हाउस, बट वो उसे उठाते नहीं है। इनफैक्ट जिस ड्वार्फ के बेड पे वो सो गई थी वो बाकी ड्वार्फ्स के साथ उनके बेड पे एडजस्ट कर लेता है। वैसे अच्छे लोग थे यार ड्वार्फ्स, वरना आज के जमाने में तो लड़कियां अपने घर पे सेफ नहीं है। एनीवेज, मॉर्निंग में जब स्नो वाइट वेक्स अप तो देखती है कि 7 ड्वार्फ्स क्यूरियसली उसके उठने का वेट कर रहे होते हैं। तब स्नो वाइट टेल्स देम अपनी दुख भरी कहानी। ड्वार्फ्स को स्नो वाइट पे दया आ जाती है एंड दे टेल हर टू स्टे विद देम, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन के साथ। स्नो वाइट को उनके घर को साफ रखना होगा एंड उनके लिए खाना बनाना होगा। ये पेट्रियार्की हर चीज में घुसी जाती है। उधर पैलेस में इविल क्वीन फिर से अपनी ईगो मसाज करवाने मैजिकल मिरर के पास जाती है एंड उससे पूछती है हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, जिसका ये जवाब मिरर उन्हें देता है, यू माई क्वीन आर फेयर, इट इज ट्रू, बट लिटिल स्नो वाइट बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स इज 1000 टाइम्स फेयरर देन यू। भाई ये आधा कलेश तो मिरर के चक्कर में ही है, तोड़ दो कोई से। बस अब क्वीन का दिमाग घूम गया। उसे पता था माउंटेन्स के बियॉन्ड सिर्फ 7 ड्वार्फ्स रहते हैं एंड हाई चांसेस हैं कि स्नो वाइट भी वहीं होगी। एंड अब वो अपनी बेटी को खुद मारने का फैसला करती है। वो ड्वार्फ्स के घर जाती है एज एन ओल्ड पेडलर या सेल्स वुमेन सेलिंग लेस, जो एंशिएंट टाइम्स में यूज किया जाता था विमेन की वेस्ट या ड्रेस को टाइट करने के लिए। ड्वार्फ्स घर के बाहर होते हैं एंड स्नो वाइट ओल्ड लेडी
यानी क्वीन के झांसे में आ जाती है। वो ओल्ड लेडी स्नो वाइट की वेस्ट पे लेस इतनी टाइटली बांधती है कि वो सांस ही नहीं ले पाती। स्नो वाइट को तड़पता छोड़कर ओल्ड लेडी यानी क्वीन वहां से भाग जाती है। लकीली ड्वार्फ्स वहां टाइमली पहुंच जाते हैं एंड स्नो वाइट को बचा लेते हैं। बट क्वीन हार नहीं मानती, वो दोबारा स्नो वाइट के पास जाती है एंड इस बार एज अ कोम सेलर। स्नो वाइट को वो कोम बहुत सुंदर लगती है एंड वो उसे ले लेती है। क्यों लेनी थी इसे कंगी, अभी तो बाल बाल बची थी। जैसे ही स्नो वाइट वो कोम यूज करती है तभी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो कोम जहरीली थी। बट अगेन ड्वार्फ्स वहां टाइमली आ जाते हैं एंड स्नो वाइट को बचा लेते हैं। वैसे ये स्नो वाइट अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं पा रही है, बच्ची है क्या? वैसे है तो 7 साल की। अब वो इवल क्वीन एक नई ट्रिक लेकर आती है स्नो वाइट को मारने के लिए। भाई ये क्या टॉक्सिक माँ है। क्वीन ओल्ड लेडी के डिस्गाइज में दोबारा स्नो वाइट के पास जाती है एंड दिस टाइम ऑफर्स हर एन एप्पल। लेकिन इस बार स्नो वाइट इज बिट मोर केयरफुल, वो ओल्ड लेडी को एप्पल लेने से मना कर देती है। लड़की सयानी हो रही है बट इवल क्वीन इन द डिस्गाइज ऑफ एन ओल्ड लेडी इंसिस्ट करती है कि वो एप्पल खा ले। इतना ही नहीं, वो उसे कन्विंस करती है कि एप्पल सेफ है, खुद एक बाइट खा के। ये देखकर स्नो वाइट का कॉन्फिडेंस ओल्ड लेडी में बढ़ता है एंड ऊपर से एप्पल तो पहले टेस्टी लग रहा था। फाइनली वो ओल्ड लेडी से एप्पल लेती है एंड क्विकली टेक्स अ बाइट एंड बाइट लेते ही शी गोज इनटू डेथ लाइक स्लीप क्योंकि एप्पल जहरीला था। अब आप सोच रहे होंगे ओल्ड लेडी यानी क्वीन को एप्पल का बाइट खाने से कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वीन स्मार्ट थी। उन्होंने एप्पल की एक साइड को पॉइजनस रखा था और दूसरी को नॉर्मल एंड खुद शी टुक अ बाइट फ्रॉम द नॉर्मल साइड अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एंड फिर जैसे ही इवल क्वीन वहां से खुशी खुशी निकली, ड्वार्फ्स घर वापस आए। बट पूरा ट्राई करने के बाद भी ड्वार्फ्स स्नो वाइट को डेथ लाइक स्लीप से नहीं उठा पाए। सैड ड्वार्फ्स ने प्रिटी स्नो वाइट के लिए स्पेशल ग्लास कॉफिन बनाया बट स्नो वाइट उन्हें लाइफ लाइक लग रही थी, इसलिए उसे बरी नहीं कर पाए। चाहे वो घर पे हो या काम पे गए हो, वो हमेशा स्नो वाइट का कॉफिन अपने साथ लेकर चलते थे। मानना पड़ेगा काफी हार्ड वर्किंग थे ये ड्वार्फ्स। कुछ टाइम बाद वहां एक प्रिंस आता है जो स्नो वाइट की ब्यूटी से ऑब्सेस हो जाता है क्योंकि स्नो वाइट डेथ लाइक स्लीप में भी पहले जितनी ही ब्यूटीफुल लग रही थी। प्रिंस डेस्परेटली उस ग्लास कॉफिन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है लेकिन ड्वार्फ्स उसे साफ मना कर देते हैं। पर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है एंड उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इस ग्लास कॉफिन और स्नो वाइट का पूरा ध्यान रखेगा। तब ड्वार्फ्स उसे ग्लास कॉफिन साथ ले जाने की परमिशन देते हैं। भाई स्टोरी में लोगों का कॉफिन से अलग ही ऑब्सेशन है। एनीवेज प्रिंस वो कॉफिन अपने साथ ले जाता है एंड अपना सारा टाइम उसके साथ बिताता है। वियर्डो। प्रिंस ने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि वो जहां भी जाता था कि उसके हेल्पर्स साथ में स्नो वाइट का कॉफिन लेकर चलते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रिंस के हेल्पर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उसमें से एक ने स्नो वाइट को कॉफिन में से लिफ्ट किया एंड बैक पे एक मुक्का दे दिया। भाई कैसे से लोग स्टोरी में। वैसे ये मुक्का काफी काम का निकलता है क्योंकि स्नो वाइट के थ्रोट में जो पॉइजनस एप्पल का पीस था वो बाहर निकल आता है एंड स्नो वाइट डेथ लाइक स्लीप से जाग जाती है। अपने प्रिंस की तो चांदी हो गई। आप सोच रहे होंगे स्नो वाइट और प्रिंस चार्मिंग की फेमस किस कहां गई? कहीं नहीं गई क्योंकि वो ओरिजिनल स्टोरी का पार्ट ही नहीं थी, सिर्फ डिज्नी का पार्ट थी। एनीवेज स्नो वाइट और प्रिंस वर इन लव एंड वो शादी करने का डिसाइड करते हैं। अब बेचारी हैप्पी इवल क्वीन फिर से सैड होने वाली थी क्योंकि जब उसने मैजिकल मिरर से पूछा हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो मिरर ने रिप्लाई किया अ यंग क्वीन इज फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। लो फिर ईगो हर्ट हो गई। अब हमारी इवल क्वीन उस यंग क्वीन को ढूंढते ढूंढते स्नो वाइट की वेडिंग तक पहुंच जाती है एंड स्नो वाइट को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्नो वाइट जिंदा बच गई है, लेकिन इवल क्वीन अब नहीं बच सकती थी क्योंकि यंग प्रिंस और स्नो वाइट उसे पनिश करने का डिसाइड करते हैं। द इवल क्वीन वाज फोर्स्ड टू डांस अंटिल शी डाइड, बट इतनी इजीली थोड़ी। उसके लिए स्पेशल डांसिंग शूज मंगवाए गए जो कि रेड हॉट आयरन के बने थे। वैसे इवल क्वीन जीते जी अपनी बेटी से जलती रही और मरते हुए रेड हॉट शूज से। तो ये थी स्नो वाइट की फर्स्ट एवर रिटन स्टोरी जिसे धीरे धीरे किड फ्रेंडली बना दिया गया। बट अब सोचने वाली बात यह है कि ये स्टोरी अपने आप में इतनी मजेदार है कि नई स्नो वाइट फिल्म के मेकर्स को बहुत मेहनत लगी होगी उसे खराब करने में। एनीवेज अगर आप में इवल क्वीन जितनी ईगो नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। अभी के लिए मैं चलता हूं, बाय।